सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। तो आज की क्लास में हम 3 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम रामसर कन्वेंशन में 4 नई आर्द्रभूमि शामिल हुई हैं, एक्सियोम मिशन 4 के बारे में, सम्मान से मरने के अधिकार के लिए कर्नाटक ने भी लागू कर दिया है, और सोरेल सुपर एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, और दिल्ली वर्सेज हरियाणा यमुना नदी जल विवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है। और प्लेसिन और कुर्दिस्तान क्षेत्र में भारत ने कुछ मेडिकल सहायता की है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रामसर कन्वेंशन में शामिल आर्द्रभूमि उधवा झील का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखो भी पहले तो बताओ रामसर कन्वेंशन है क्या। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में बताओ। तो इसको ये कब हुआ था पहले? तो 2 फरवरी, डेट क्या है? डेट लिखो, 2 फरवरी 1971 है ना। इस दिन कहाँ हुआ था? ये ईरान में एक जगह है जिसका क्या नाम है? रामसर। इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ईरान में इस हुआ था। और लागू कब हुआ था ये बताओ। लागू हुआ था ये 1975 में। तो 1975 से ये कार्य करना स्टार्ट किया था इसने। और तो ये क्यों हुआ था? मतलब जो आर्द्रभूमियाँ है ना, आर्द्रभूमि है मतलब वेटलैंड्स हैं। ठीक है, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए इसको आयोजन किया गया। तो ठीक है, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इस सम्मेलन का, तो ये आपको याद रखना है इतना। तो ठीक है, इसके बारे में इतना तो पता होगा। अच्छा, भारत की पहली साइट कौन सी है जो इसमें ऐड हुई? तो भारत की फर्स्ट साइट आपको पता होना चाहिए, और उसका आपको कमेंट करके आंसर करना है। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी आपके लिए। चलो ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, भारत की 4 न्यू साइट 2 फरवरी को, देखो 2 फरवरी को क्या होता है? वेटलैंड दिवस होता है, इंटरनेशनल वेटलैंड दिवस है ना। तो इसी दिन भारत की 4 और नई साइट 85+4, पहले 85 थी, अब 89 रामसर साइट्स हो गई हैं भारत में। ठीक है, तो अब ये जो एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट नंबर है ये। ठीक है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा साइट कहाँ की है? भारत की है। और वर्ल्ड में 3rd नंबर पर। तो वर्ल्ड में भारत की 3रे नंबर पे है लार्जेस्ट साइट की नंबर में। चलो, तो अभी 4 जो साइट्स हैं, तो इनमें से 2 तो तमिलनाडु की हैं। ठीक है, 2 तमिलनाडु की साइट्स हैं। तो तमिलनाडु में टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। जो यूपी, सॉरी, इंडिया में मैक्सिमम है तमिलनाडु, और 2nd नंबर पे यूपी है। ठीक है, तो यूपी की 10 साइट हैं, है ना। और बाकी कौन कौन सी साइट है? तो एक साइट आपकी सिक्किम से है, और एक साइट आपकी झारखंड से। तो ये सिक्किम और झारखंड से पहली पहली साइट से, मतलब इनकी भी ये पहली ही साइट है। तो चारों का नाम देख लेते हैं क्या है। देखो, सक्कार कोत्तई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी के पास मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। और ये बाकी इसमें ये याद रखना, पेटेंट स्कॉर और ब्लैक हेडेड आइबिस आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको ये नाम याद होना चाहिए, तब तमिलनाडु में। ठीक है, लेटेस्ट है अभी। थेरथंगाल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, तो ये भी मन्नार की खाड़ी के पास है। ठीक है, और ये बबूल अकेशिया नीलकंठा वृक्षों के लिए भी विख्यात है। और देखो, सिक्किम से कौन सी साइट है? खचे ओपलरी वेटलैंड। ठीक है, इसे बिसिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब ये इच्छाएं पूरी करता है, तो स्थानीय रूप से इसे सो ओह लेडी सिट हियर कहा जाता है। मतलब ओह लेडी सिट हियर, और यहाँ पर अपनी विश मांगो, है ना। या ओ लेडी, मतलब ओ लेडी का मतलब क्या होगा? औरत। ठीक है, ओ औरत यहाँ आओ, ओ स्त्री यहाँ मत आना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ का सीन। ठीक है, चलो, तो ये भी आपको याद रखना, ये बौद्ध और हिंदू दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है। उधवा झील ये कहाँ है? ये झारखंड में स्थित है। इसका नाम भगवान कृष्ण के मित्र महाभारत के संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सब आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ये झारखंड है, उधर उधवा झील। बाकी आपको तीनों साइड भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा चलो, अभी रामसर में क्या हुआ है ना। चलो ये बताओ, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील जो कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये कब शामिल हुई थी रामसर में? तो ये रामसर में कब शामिल हुई? 1981 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 1981 में शामिल हुई थी। अभी ये भारत के जो रामसर है ना, तो रामसर में भी पहली बार शहरों को भी शामिल किया गया है। शहरों को भी शामिल किया। कितने शहर टोटल शामिल किए गए थे? तो इसमें 74 शहर शामिल किए, जिसमें चाइना के सबसे ज़्यादा शहर थे। ठीक है, और भारत से कौन कौन से थे? भारत के 2 शहर। भारत के 2 शहर थे, कौन कौन से? एक इंदौर हो गया, और एक उदयपुर हो गया। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, तो ये दोनों शहरों का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये उससे पहले के ये जो बाकी ये जो इतनी साइट्स हैं ना, ये भी उससे पहले की हैं। तो ये कब कब शामिल हुई ये भी लिखना है, और ये कहाँ से रिलेटेड है।
तो नंज नारायण बर्ड सेंचुरी ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है, ये 8 जनवरी 2024 को शामिल हुई थी, ठीक है। काजू वैली बर्ड सेंचुरी ये भी कहाँ की है, ये भी तमिलनाडु से ही है और ये भी 8 जनवरी 2024 को ही शामिल हुई थी। तवा रिजर्वायर ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये साइट, और ये जनवरी 2024 में शामिल हुई, ठीक है, 2024 में जनवरी में शामिल हुई। नागी और नकटी ये दोनों कहाँ से हैं, बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा, ये दोनों बिहार से हैं। तो ये भी आपकी जनवरी में ही शामिल हुई थी, ठीक है, जनवरी 2024 में। तो इतनी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम मिशन 4 पर पायलट के रूप में किसे चुना गया है। अब देखो ये मिशन लॉन्च हो रहा है, तो क्या नाम है इस मिशन का, एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है, तो ये पूरा नाम है मिशन का। चलो अब ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, सब कुछ जानना है, ठीक है। तो इसको X4 के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी अगर क्वेश्चन में आता है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये किस लिए है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक इसका चौथा निजी मिशन है, ठीक है, चौथा प्राइवेट मिशन है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। चलो और ये कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो अप्रैल 25 तक, तो अप्रैल 2025 तक इसका प्रक्षेपण होने वाला है, सॉरी 2025, ठीक है, 2025 लिखना है इसको। तो अप्रैल 2025 तक इसका प्रक्षेपण हो रहा है, और कितने दिन के लिए, 14 दिन तक लिए, 14 दिन आपको अंतरिक्ष में रहना पड़ेगा इस मिशन के तहत, ठीक है। कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं, तो देश कौन कौन से हैं इसमें, तो चार देश भाग ले रहे हैं। एक USA हो गया, दूसरा पोलैंड हो गया, ठीक है, USA, पोलैंड और हंगरी, USA, पोलैंड, हंगरी और इंडिया, ठीक है, ये 4 देश भाग ले रहे हैं इसमें। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इंडिया से कौन जा रहा है, भारत से कौन जा रहा है। तो भारत के एक आप गगनयान मिशन में भी ये काम करने वाले हैं, तो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं और इसरो के अंतरिक्ष यात्री भी हैं, ठीक है, तो इसरो से भी रिलेटेड है। इनका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, तो ये शुभांशु शुक्ला, और ये पायलट के रूप में काम करेंगे इसमें। तो शुभांशु शुक्ला जी का नाम आपको याद रखना है, ये एज अ पायलट जा रहे हैं, ठीक है, तो एज अ पायलट जा रहे हैं ये, तो इनका नाम आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, शुभांशु शुक्ला, ये गगनयान मिशन में भी काम करेंगे अभी, ठीक है। चलो और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो ऑर्गेनाइजेशन इसका किसने किया है, तो ऑर्गेनाइज्ड बाई एक्सियोम स्पेस, ठीक है, एक्सियोम स्पेस एक संस्था है, तो एक्सियोम स्पेस, और किसके साथ कोलैबोरेशन किया है इसने, तो नासा, इन दोनों ने मिलके ये मिशन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। चलो और ये कहाँ से लॉन्च हो गया, तो फ्रॉम वेयर, कहाँ से लॉन्च होने वाला है, तो ये नासा का एक स्पेस सेंटर है, कहाँ है, केनेडी, ठीक है, कैनेडी जो कहाँ है, कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है, तो यहाँ से ये लॉन्च होने वाला है। तो इतनी बातें आपको याद होना चाहिए मिशन एक्सियोम के बारे में, ठीक है। और कुछ रह रहा है, बस इतना है। तो इसमें कौन कौन जाने वाले हैं ये भी देख लो आप। तो ये देखो, द क्रू असाइंड टू X4 मिशन, कमांडर पेगी व्हिटसन जो नासा के हैं, ये हेड करेंगे इस मिशन को, ठीक है, हेड करने वाले हैं मिशन को। मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला जो इंडिया के हैं, ठीक है। मिशन स्पेशलिस्ट स्टोच उजांस्की ऑफ पोलैंड, ठीक है, तो ये पोलैंड के हैं। और मिशन स्पेशलिस्ट टाइबर कापू ये हंगरी के हैं। तो ये 4 लोग जाने वाले हैं और ये अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहने वाले हैं, ठीक है, 14 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, सारी। चलो अच्छा, ये पता होगा आपको, जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो ये 20 नवंबर, तो 20 नवंबर 1998 को ये लॉन्च किया गया था। ये भी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, हाल ही में असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया था, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, डिब्रूगढ़, है ना, डिब्रूगढ़ में 2027 तक इसको घोषित कर दिया जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया था, तो 28 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि 1950 28 जनवरी के दिन से इसने अपना काम करना स्टार्ट किया था। आई स्पॉट पोर्टल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, सेबी से। जो आपकी ग्लिचेज होंगे ना सेबी में, ऐप में ऑनलाइन जो ग्लिचेज होंगे, मतलब स्टॉक मार्केट करने से संबंधित, तो उनकी रिपोर्ट करने के लिए इस पोर्टल को जारी किया गया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया है, ठीक है, इच्छा मृत्यु, ठीक है, इच्छा मृत्यु का अधिकार किसने दे दिया है, ठीक है, तो अभी कर्नाटक ने दिया है हाल ही में, और ये दूसरा राज्य है ऐसा करने वाला, ठीक है, तो ये कर्नाटक ने दिया है, दूसरा राज्य है। आपको पहला राज्य बताना है, फर्स्ट राज्य कौन सा है,
ठीक है, फर्स्ट राज्य कौन सा, ये बताना है आपके लिए क्वेश्चन है ये। तो ऐसा क्यों किया है कर्नाटक ने, अभी ये बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला, एक क्या दो फैसले लिखना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2018 में। तो 2018 में एक फैसला है, इसमें क्या कहा था, किसके किसके बीच था ये फैसला, केस कौन सा था, कॉमन कॉज। तो कॉमन कॉज वर्सेज भारत संघ, ठीक है, कॉमन कॉज वर्सेज भारत संघ एवं अन्य, ये केस का नाम था। और इसमें क्या फैसला आया था कि आर्टिकल 21 के तहत मरने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब मरने का अधिकार कैसे, मतलब सम्मान के साथ मर सकते हो आप, सम्मान के साथ, ऐसे ही नहीं मर सकते, सम्मान के साथ मरने का अधिकार है, उसको हम मौलिक अधिकार तय करते हैं, ठीक है। तो मरने का अधिकार, ये पूरा लिख लेना, मरने का अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में मान्य होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के रूप में मान्य, तो ये फैसला आया इसका। और ये ऐसे नहीं मरने का अधिकार है, ठीक है। ये क्यों मरना है, मतलब देखो, जब कोई असाध्य रोग हो, मतलब जो ठीक ना हो सके, जैसे कैसे हैं असाध्य रोग, कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी आप लिख ही लो यहीं पे, ठीक है। जैसे कोई आदमी ब्रेन डेड हो गया होगा, है ना, तो इनमें क्या होगा, मतलब निष्क्रिय मृत्यु का, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होगी, ठीक है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को इसमें ये लिख लेना आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म, निष्क्रिय। अब ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, आप इसको भी समझ लेना, ठीक है ना। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया, ये भारत में वैलिड है, और इसको कानूनी वैधता मिली, ठीक है, इसको कानूनी रूप से मान्य हो गया, कानूनी वैधता। अब ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है क्या, इसमें देखो क्या होता है, अगर आप किसी, मतलब जो जीवन रक्षा का जो भी है, मतलब सहायक होते हैं ना, मतलब स्वैच्छिक अनुरोध पर, मतलब क्या होता है, जीवन रक्षा उपचार होता है जो आपका। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में जैसे वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन वगैरह होता है ना, तो ये जीवन रक्षक उपचार है, इनको रोक दिया जाता है, बस हो गया। जो अलग से उपचार नहीं करोगे, अपने आप मरने दिया जाता है, तो उसको हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। और सक्रिय इच्छा मृत्यु, यहाँ पे लिख लो, सक्रिय में क्या होता है कि आप उसको कुछ दवा देकर मारते हो, है ना, मतलब स्वैच्छिक अनुरोध पर मारना, स्वैच्छिक अनुरोध पर मारते हैं आप, स्वैच्छिक अनुरोध पर आप मारते हो, ठीक है, तो मारते हो, तो इसमें ये आप भारत में वैध नहीं है। तो भारत ने इसको कहा है हम इसको नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं होगा, मतलब आप उसको कुछ अलग से इंग्रेडिएंट, इंजेक्शन वगैरह देके नहीं मार सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी की परमिशन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी इसको कर्नाटक ने भी मान्य कर दिया है, लागू कर दिया है। और पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आपका केरल है, तो केरल ने पहले इसको लागू कर दिया गया था। और हाँ, अब दूसरा क्या, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था 2023 में। तो 2023 में क्या कहा था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए, ठीक है, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए चिकित्सा निर्देश जारी किए थे, ठीक है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए चिकित्सा जो निर्देश होंगे उनको जारी किया था, मतलब थोड़ा आसानी हो चिकित्सा निर्देश समझने में कैसे किया जा सकता है, तो उनको जारी किया था 2023 के अपने फैसले में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो कर्नाटक हो गया दूसरा राज्य ऐसा करने वाला। चलो, हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए जांच आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये किसको बनाया गया है बताओ, तो जस्टिस हर्ष कुमार को, ठीक है, जस्टिस हर्ष कुमार को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये पूर्व जज हैं, तो जस्टिस हर्ष कुमार, ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। और कब से कब तक होने वाला है, 1 से 9 फरवरी तक, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान किसे दिया गया, तो इसको उड़ीसा को दिया गया, और ये पहली बार जारी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा स्वरेल सुपर एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सा एप्लीकेशन है, आप लिखो पहले, स्वरेल, ठीक है, स्वरेल सुपर, ये एक किसने जारी किया है, तो रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है, लॉन्च करने वाला कौन हो गया, रेल मंत्रालय हो गया। क्यों लॉन्च किया है, तो विभिन्न रेलवे सुविधाओं के लिए, तो विभिन्न रेलवे की जो सुविधाएं होंगी सुचारू बनाने के लिए, तो रेलवे सुविधाओं को सुचारू रूप से सुचारू करने के लिए, सुचारू बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन का
सुपर ऐप है। इसको सोरेल ऐप का मुख्य फोकस क्या होने वाला, निर्बाध और स्वच्छ यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो निर्बाध और स्वच्छ यूजर इंटरफेस इसका मुख्य फोकस होने वाला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलो। और इसका विकास किसने किया है, किसने विकसित किया है, ये भी आपको लिखो, ये भी पूछ सकता है। तो विकसित किसने किया है, तो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने इसका विकास किया है। और रेल मंत्रालय की विभिन्न सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए इसका विकास किया गया है। ठीक है, तो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS इसने इसका विकास किया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रेलवे ने इसका विकास किया है। चलो, हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो ये बुमराह है ना। तो बुमराह साहब को, जसप्रीत बुमराह साहब को इस चुना गया है। हाल ही में इसरो ने अपना 100th मिशन किससे लॉन्च किया है, तो ये कौन सा अच्छा व्हीकल था, आपको ये क्वेश्चन तो आपको बहुत कराया है ना, GSLV F-15 का। और क्या लॉन्च किया गया था इससे, नौबिक उपग्रह NVS-02 है ना। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया है, तो यूपी की झांकी, जो महाकुंभ की झांकी थी, महाकुंभ की, उस झांकी को रक्षा मंत्रालय ने पहला स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही यमुना नदी में किसकी मात्रा बढ़ने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। देखो अभी क्या हो गया है ना, यमुना नदी के चक्कर में बड़े कांड हो रहे हैं दिल्ली में। केजरीवाल साहब से लगातार पूछ हो रही है चुनाव आयोग द्वारा। तो क्या हुआ है, तो दिल्ली वर्सेस हरियाणा, तो दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, वर्सेज हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, नहीं हमने किया। तो इन दोनों, ये केजरीवाल साहब हैं, ये हरियाणा से हैं, तो दोनों आपस में कह रहे हैं नहीं हमने नहीं किया। इन्होंने तो एक चुल्लू में पानी लेके चख भी लिया कि देखो हम पी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था ना हरियाणा में, तो इन्होंने 2 बोतल पानी रखा, एक हरियाणा से एक दिल्ली से, सेम नदी से। वैसा कुछ एक कर रहे हैं अपना, जो भी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे ही याद आया इन्हें ये सब। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ है ये ऐसा, तो जो अमोनिया है, तो अमोनिया की बहुत अधिक मात्रा बढ़ गई, बहुत स्तर जो इसका है ना, अमोनिया का स्तर बहुत अधिक हो गया है। और पानी में अमोनिया के जो है ना बहुत अधिक हो गया। और सर्दियों में विशेष रूप से सर्दियों में, तो अभी ठंडियों में बहुत तेज़ी से इसका बढ़ाव हो गया, जिस वजह से ये कांड हो रहा है। और अमोनिया है क्या, तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है, तो दिल्ली जल बोर्ड, जो दिल्ली का जल बोर्ड है, उसने चेक किया इसको और कहता है कि जो इसमें अमोनिया के मिलने के कारण, जो अमोनिया का स्तर जो है ना, NH3 का स्तर बढ़ने के कारण ppm 1 ppm से ज़्यादा हो गया है। NH3 का स्तर 1 ppm से ज़्यादा हो गया, जिससे हम जल को शुद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो स्वीकार्य सीमा है, स्वीकार्य सीमा से भी अधिक हो गई है अमोनिया, तो स्वीकार्य सीमा से भी अधिक हो गई है। तो इस वजह से ये पानी बहुत ही ज़्यादा जहरीला हो चुका है। तो ये दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है ऐसा। ठीक है, इस वजह से इन दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखो NH3 ये आती कहाँ है, अमोनिया पानी में कहाँ से आई। एक तो देखो औद्योगिक उत्सर्जन, जो औद्योगिक उत्सर्जन है ना, तो औद्योगिक उत्सर्जन से आता है। और ये उद्योग सेंटर हैं कहाँ, तो ये बताया गया कि हरियाणा के जो पानीपत और सोनीपत में फैक्ट्रियाँ हैं, तो उन फैक्ट्रियों से ये आ रहा है मेनली। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, कृषि अपवाह, मतलब कृषि में जो उर्वरक होते हैं, अमोनिया के उर्वरक होते हैं, उनसे आ रहा है। तो NH3 उर्वरक, ठीक है, तो अमोनिया उर्वरक। और कौन सा का, जो शहरी सीवेज है, शहरी सीवेज का भी प्रभाव पड़ रहा है इसमें। और प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत भी हैं इसमें। प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, जो शैवाल होते हैं ना, शैवाल जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से अमोनिया निकलती है। तो शैवाल वगैरह का जब अपघटन होता है, तो शैवाल अपघटन से क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है, जिससे इसका भी थोड़ा बहुत उसमें रोल है। तो इतनी सब बातें हैं, ये अमोनिया कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, तो इन सब के बारे में मुद्दा चल रहा है। ठीक है, आपको राइटिंग तो समझ आ रही है ना, समझ तो रहे हो सारा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप समझ जाओगे, इतने आप होशियार हो। ठीक है, तो इतनी सब बातें हो रही हैं। तो और इससे पानी, देखो इससे जो दिल्ली में पानी की कमी है ना, मेन कारण ये भी है। तो दिल्ली में पानी की कमी क्यों है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ भी तो नदियाँ हैं, यूपी वगैरह में भी तो नदियाँ हैं, है ना, बट दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है भाई कि पानी की कमी नहीं, बल्कि नदियाँ काफ़ी है पानी वहाँ।
तो ये जो अमोनिया बढ़ जाता है ना 1 ppm से अगर ज़्यादा हो गया अमोनिया, ठीक है, ग्रेटर देन 1 NH3 जो हो गया 1 ppm से अगर ज़्यादा है तो इसको हम फिर शुद्ध नहीं कर सकते, मतलब संसाधित नहीं कर सकते हैं। इस वजह से पानी की कमी हो रही है दिल्ली में, ठीक है। तो ये एक मेन कारण है दिल्ली में पानी की कमी की। चलो अब देखो यमुना नदी के बारे में हमें सब कुछ जानना है। इसका उद्गम कहाँ होता है आपको लिखना है यार, ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है, फिर मत करना है, ठीक है। तो देखो ये उद्गम हो गया यमुना नदी, सॉरी ये क्या गंगोत्री पे टिक कर दिया गया। चलो यमुनोत्री से उद्गम होता है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है जो 4421 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो आप ये लिखो, पहले उद्गम लिखो, यमुनोत्री उद्गम हो गया इसका, ठीक है। और कौन कौन से राज्य हो गए पहले ये भी लिखो, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य कौन कौन से हैं, तो सारे राज्यों के नाम लिखो कहाँ कहाँ से जाती है। एक उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर हरियाणा हो गया, ठीक है, ये 3 राज्य हो गए। फिर हरियाणा के बाद दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद यूपी एंड देन राजस्थान, ठीक है। ये इतने छः राज्यों से ये होकर जाती है, तो इन 6 के 6 को याद रखना है। टोटल लेंथ कितनी है, लंबाई, तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, टोटल लंबाई है इसकी 1376 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो आप मैप में देखो, तो ये फिर देखो यमुना नदी ये आ रही है, ये दिल्ली में यहाँ पे है, ठीक है, दिल्ली में, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आती है। अब दिल्ली में आई, यहीं पर ये सारा कांड हुआ, ठीक है। अब इसकी एक आगरा भी यमुना नदी किनारे है। अब इस समय संगम भी आपका मतलब महाकुंभ भी चल रहा है, तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा। तो इसकी देखो सहायक नदियाँ कौन सी है, मेन तक कौन, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, टोंस हो गई। तो ये मेन सहायक नदियां हैं, आपको बाकी याद नहीं रखना ज़्यादा। और ये जो यमुना नदी है ना, गंगा नदी में प्रयागराज संगम में मिलती है, जहाँ पर अभी महाकुंभ का प्रोग्राम चल रहा है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। चलो तो ये बनास चंबल की ये सहायक नदियाँ हैं, काली, चंबल, पार्वती, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मेन है, और टोंस भी, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियों को भी लिख लो। हिमालय क्षेत्र में इसकी 4 प्रमुख सहायक नदियाँ, एक ऋषि गंगा हो गई, हनुमान गंगा हो गई, और टोंस और गिरी। मैदानी इलाकों में ये हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा आपका। टोंस प्रमुख सहायक नदी होने के कारण प्रवाह में लगभग 60% का योगदान देती है। टोंस का जो पानी होता है 60% तक प्रवाह में उसके योगदान दे रही है यमुना के। और गंगा के साथ संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। कौन कौन से शहर हैं, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, इलाहाबाद, ये यूपी के शहर हैं, ठीक है। यमुना पल्ला गांव में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करती है। दिल्ली में कहाँ से प्रवेश करती है, यमुना पल्ला गांव नामक गांव है, यहाँ से दिल्ली में प्रवेश करती है और जैतपुर से बाहर निकलती है। तो कुल मिलाकर 52 किलोमीटर दिल्ली में रहती है, ठीक है। दिल्ली में कितनी रहती है, 52 किलोमीटर रहती है, उसी में सारा खेल हो रहा है, ठीक है। चलो अब तो ये क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ चलो अमोनिया कवर कर लिया तुमने, ठीक है। अब ये कि एक स्थान है कुर्दिस्तान क्षेत्र है, इस कुर्दिस्तान क्षेत्र के बारे में कुछ करना है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ है, भारत ने इराक के साथ अपनी वैश्विक मानवीय प्रतिबद्धता और संबंधों को मजबूत करते हुए कुर्दिस्तान को ब्रोंकाइडाइलर्स, इनहेलर्स और वेंटिलेटर सहित चिकित्सा की सहायता भेजी है। तो इस वजह से ये स्थान चर्चा में बना हुआ है। तो कुर्दिस्तान के बारे में जानकारी कुछ करते हैं। तो किस देश में है, इराक में है, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र, मतलब पूरी तरह से इराक के स्वायत्त में नहीं है, इसकी अलग ही सरकार है। इसने अपनी एक अलग राजधानी एरबिल बनाई है, जबकि इराक की राजधानी क्या है, इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, है ना। तो बगदाद, और यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी दीनार, तो दीनार इसकी करेंसी है, कैपिटल क्या है, बगदाद। तो राजधानी क्या है इस कुर्दिस्तान क्षेत्र की, एरबिल। शासन कौन करता है, एरबिल करता है, सुलेमानिया, दोहुक और हलबजा में शासित, इतने क्षेत्र हैं ये शासित होते हैं यहाँ पे, ठीक है। राजनीतिक संरचना, कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार यहाँ पर शासन करती है, स्वायत्त रूप से कार्य करती है, लेकिन इराक की केंद्रीय सरकार द्वारा इसका विरोध किया था, मतलब आपस में विरोध होता है कि नहीं यार तुम लोग साथ में काम करो, ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके पड़ोसी राष्ट्र कौन से हैं, तुर्की, ईरान, सीरिया और शेष इराक, ठीक है। मतलब बाकी जो इराक है वो भी इसके पड़ोसी राष्ट्र में ही आता है। बगदाद नियंत्रित क्षेत्र, ठीक है, आपकी जो राजधानी है। भौगोलिक विशेषताएं, पर्वत कौन कौन से हैं, जाग्रोश पर्वत यही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो ईरान और तुर्की के साथ प्राकृतिक सीमा प्रदान करते हैं। नदियां कौन सी हैं, टिग्रिस और ग्रेटर जाप नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं, जो कृषि और बस्तियों को सहायता प्रदान करती हैं। जलवायु कैसी है यहाँ की, गर्म शीत ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों वाला महाद्वीप जलवायु, जो पर्वतीय भूभाग से प्रभावित है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है,
मैप में देखो ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखो इराक है आपका, इराक है, और ये कुर्दिस्तान क्षेत्र जो ऊपर वाला इलाका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इराक का देखो ये जो मैप है ना, ये पूरा मैप इराक का, इराक का ये वाला क्षेत्र कुर्दिस्तान का इलाका, ये अपनी अलग ही सरकार चलाता है। तो यहाँ पर अभी भारत ने चिकित्सा हेल्प भेजी है, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। और बाकी आपको पता होगा इराक से, इराक ईरान के पास जो वाटर बॉडीज हम, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, इन सब के बारे में, पर्शियन गल्फ, सबको याद पता ही होगा आपको। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तो बनता है। चलो, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ